हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो नया टॉपिक है दैट इज़ यूरो मानक, यूरो स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में आप लोग को मैं आज का लेक्चर इसमें लूँगा। इसमें क्या क्या करते हैं देखिए, कलर सेलेक्ट कर लिया। देखिए जो यूरो मानक है, पहली बात यूरो मानक स्टार्ट करने से पहले पीछे का जो एक क्वेश्चन था उसमें रह गया था स्लाइड, टेक्निकल इशू के कारण। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें से ऑयल जेपर क्या करते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र में जब आपका सी है, उस सी पे जब आपका क्या हो जाता है कि सी पे जब ऑयल पड़ जाते हैं तो उसके लिए ये प्रक्रिया की गई है ऑयल जेपर। उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको उसमें माइक्रो मतलब एंटीबैक्टीरियल उसमें करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से वो विक्टिट हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑयल समुद्र पे पड़ जाएगा तो उसमें जो प्रॉपर ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो रिलीज करना चाहिए। जब वो रिलीज नहीं करेगा तो वहाँ पे वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण वहाँ पर फिश अदर इम्पटी वहाँ पर डेथ हो जाते हैं ना। तो इसमें क्या आता है, यह एक तैलीय पंख है, बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु परिस्थिति के अनुकूल के लिए किया जाता है। तो ऑयल जेपर एक मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको समझ लेना चाहिए। ऑयल जेपर जीवाणु पर आधारित बायो रेमिडिएशन तकनीक है। ये तैलीय पंख बिखरे हुए तेल एवं उपचार परिस्थितियों के लिए किया जाता है। इसको क्या कहता है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया है। इसको किसके द्वारा किया गया है, टेरी द्वारा इसको किया गया है ना। फिर ये क्या काम करता है, ये 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसकी उपस्थिति में 5 बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज बैक्टीरिया कैन डिस्ट्रॉय ऑयल जेपर। जैसे सी पे समुद्र पे देखते हैं कि कहीं कहीं सी पे टैंकर, सी टैंकर जो ऑयल टैंकर होते हैं बता सी में, वो ब्रेक कर जाते हैं। जब ब्रेक कर जाते हैं तो ऑयल स्प्रेडिंग हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके वहाँ पे आपका ऑयल जेपर टेक्निक का आपको प्रयोग करते हैं ना। अब देखिए आपका यूरो मानक, यूरो मानक क्या करते हैं, देखिए जो यूरो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से आपको उसमें उत्सर्जन कितना करना है कितना नहीं करना है, इसके बारे में करना है, आपको ध्यान देना है ना। देखिए यूरोपीय उत्सर्जन मानक एक प्रदूषणी निकाय है जो यूरोप में सभी वाहनों के लिए लागू किया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर से संबंधित उत्सर्जनों का नियामक लागू होता है। मोटर वाहनों से प्रदूषक जैसे उत्सर्जन होता है। इन गैसों में कड़की पदार्थों का नियंत्रण करने के लिए यूरोपीय संघ एवं उत्सर्जन को मानक निर्धारित किया जाता है, यूरो मानक कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इनको एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं जिसको यूरो स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर 1992 में इसकी स्थापना की। क्या कहते हैं, वाहनों के जैसे व्हीकल्स पोल्यूशन होते हैं, आप देखते होंगे कोड बनी है मोटर एक्सीडेंटल, MACT मोटर एक्सीडेंटल कोड बनी है। हर डिवीजन में जितनी भी डिवीजन है वो क्यों बनते हैं, जो व्हीकल से रिलेटेड मैटर रहते हैं उसकी एक्सीडेंटल मैटर और जिसको मुआवजा राशि जो होती है आपको मिलता है, उस सभी केसेस को कहाँ पर डील किया जाता है, जो MACT होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की MACT में डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरह से एक यूरो स्टैंडर्ड बना। पहले इसको इंडिया में इसको बोलते हैं भारत स्टेज, और इसको वर्ल्ड में मतलब अलग अलग पूरे वर्ल्ड में यूरो स्टैंडर्ड बना, उसको एक जितना स्टैंडर्ड करते हैं उसमें। तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद इसको 96 में दूसरा मानक मतलब 92 में यूरो मानक 1 आया, फिर 1996 में यूरो मानक आपका 2 आया। इसमें क्या था, अल्प सल्फर डीजल की सल्फर मतलब 5.02% से कमी होनी चाहिए, मतलब सल्फर जो परसेंटेज रहता है 5.0% से कम। इसमें राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति और मालेसर समित वाहनों के लिए निकलने के प्रदूषक नियंत्रित कर लिए चरणबद्ध तरीकों से इसमें करते हैं। इसमें क्या करता है, ICCT इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने भारत इस बार की छूट दी है। वर्ष 2020 में यूरो को बदले सीधे यूरो 6, मतलब भारत सरकार ने यूरो 5 को यूरो 4 से डायरेक्ट यूरो 6 में आ गया। तभी तो आप देखे होंगे उस समय गाड़ियाँ जो थी कुछ सस्ते रेट पे थी, जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ थे उसको सस्ते रेट पे क्यों बिकना पड़ा, क्योंकि भारत डायरेक्ट यूरो 5 अडॉप्ट नहीं किया था, उसको भारत स्टेज 5 कहिए, अब यूरो स्टैंडर्ड में ही आ गया। तो वो डायरेक्ट किस में अडॉप्ट किया, यूरो 5 को स्किप करके छोड़ करके डायरेक्ट यूरो 6 अडॉप्ट कर लिया। फिर ये क्या था, यह उल्लेखनीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला स्टार्ट किया था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फार्मूला के तहत 1 अप्रैल 2017 में भारत स्टेज 4 लागू किया था। उत्तेजनीय है कि यूरोप में स्वचालित वाहनों के लिए वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, गैर मीथेन,
कार्बन मोनोऑक्साइड, निलंबित एसपीएम आदि पदार्थों से ट्रेनों ट्रैक्टरों को अधिकृत किया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूरो सर्जन के नियम उत्सर्जन मानक के रूप में वाहन के किससे निर्धारित किए जाते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है आपका पार्ट है, डी पार्ट है। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषित नियामक यूरो के सभी वाहनों के लिए किए जाते हैं। यूरो में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन नियम लागू है। धातु है कि मोटर वाहनों के लिए गैसीकरण नियमों के लिए उत्सर्जन किया जाता है। इसमें क्या करता है कि यूरोपीय 1992 में यूरो मानक और 1996 में किया गया है। यूरो 2 मानक में कितना परसेंट सल्फर किया गया था, तो 0.5% से इससे कम रहना चाहिए। यूरो नाम स्वचालित वाहनों के लिए उत्सर्जन की मात्रा कितना सीमा निर्धारित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या NOx, TST, MC इतने। अब ये था प्रदूषण। अब उसके रोग जो ये डिफरेंट टाइप के प्रदूषण होते हैं उनसे किस तरह से आपकी होती हैं, किस तरह से उसमें समस्याएं आती है। प्रदूषण से मानव, पेड़ पौधों, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मानव जनित इसमें समस्या आती है। आपकी क्या क्या इसमें समस्या, स्वचालित वाहनों के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त लेड सबसे अविलासु धातु के प्रदूषण करता है। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन एवं कैडमियम श्वसन विष के लिए प्रयोग करते हैं। करते हैं इससे ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है, मतलब जिससे कारण से आप जब इससे सब चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं तो आपका जैसे पेयजल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई नामक रोग होता है। कि इसमें कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। इसमें हड्डियों की तीव्र दर्द होता है। दूसरी ओर पारा मरकरी के कारण आपका जल पीने में मिनी माता डिजीज होता है। उसी तरह से आपका अपशिष्ट सूक्ष्म जैविक पदार्थों से मिथिल मरकरी में बदल जाता है। बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन के कारण इसमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम 1981 में अन्य कारखानों से निकलने वाले धुओं की गंदगी के स्तर को निर्धारित किया जाता है। इसमें वर्ष 1987 में ध्वनि प्रदूषण शामिल किया गया है। शीशे, अब जो आपका लेड होता है इसमें क्या उत्पन्न करना, इसमें होता है प्रगलन इकाइयाँ, पेंट है, ये धारों में पुताई का इस्तेमाल किया जाता है आपका घरों में। इसमें शीशे की मात्रा में सुरक्षित स्तर तक होती है। दीवारों को छूने पर पेंट की चीज़ों पर संपर्क आने से शीशे संपर्क में आ जाते हैं। शीशे की अधिक मात्रा मनुष्य में केंद्रीय तंत्र एवं मस्तिष्क नुकसान पहुंचाता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबड़ निर्माण, जिंक, कॉपर, ग्लोब इकाइयों का इसमें आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसमें लिपस्टिक, मोम, तेल आदि, इसमें जो आपका जैसे लिपस्टिक हो गया, आपका प्रति ऑक्सीजन हो गया, इसमें क्या करता है, ये एक प्रकार से इसमें लेड रहता है। तो इस सबसे चीज़ों से हमको इसमें जो इसकी मात्रा अधिक लेने से आपको क्या करता है, आईक्यू लेवल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ब्रोमीन वनस्पति तेल होता है, बियो संस्कृत वनस्पति तेल होता है। ब्रोमीन को उपचार किया जाता है, शीतल पेय का उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेन, ग्लूटामिक अम्ल, सोडियम चाइनीज फास्ट इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन इनका प्रयोग आपका जैसे एस्बेस्टस है, आप जो देखते हैं एस्बेस्टस के जितने जैसे आपका सीमेंट हो गया, और उसके बाद आप देखते हैं जो एस्बेस्टस के टीना पड़ता था, एस्बेस्टस वाला मतलब जो आपका वाइट वाला पड़ता था सीमेंट वाला, उसको नुकसान करता था। वही आपका धूल के फेफड़ों के कैंसर हो जाते हैं। जिसमें शीशा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका को, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। पारे की विषाक्तता में उदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें ब्लास्ट फर्नेस, ऑक्सीजन सीमित आपूर्ति, कार्बन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित रक्त, विभिन्न ग्लोबल हीमोग्लोबिन प्राकृतिक रूप से संयुक्त ऑक्सीजन प्रवस्थित करता है। रक्त की ऑक्सीजन रहित क्रिया करते ही इसमें कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है और मृत्यु स्वरूप हो जाते हैं। जैसे इन सबको की चीज़ें में आते हैं तो उनकी सबके डेथ हो जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये आपका साइंस वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको फिर से डिटेल में आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड में मानव शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। इस्पात उद्योग के द्वारा महत्वपूर्ण प्रदूषक में CO, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2। इस्पात में इसमें सिंटरिंग मशीन्स, कोक ओवेंस और रीहीटिंग फर्नेस के लिए उपयोग करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी द्वारा उत्पादित होते हैं। इसमें क्या कहते हैं आपका मुख्यतः एस्पेरजिलस फवेस के रूप में उत्पन्न होता है। फेवस, मूंगफली, डबल रोटी, इस सब के कारण आपका ये एक कैंसरजनिक होता है। एफ्लाटिक्स एक कार्सियोजेनिक होता है, ये यकृत कैंसर जो आपका होता है उसमें होता है। एफ्लाटिक
कम अणु वाले यौगिक होते हैं, इसमें अधिक नष्ट नहीं होती है। आपका जो POPS है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, ये इसमें क्या होता है आपका निम्नलिखित के ऑर्गेनिक होते हैं। यह चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण इनका सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। ये काफ़ी समय तो वायुमंडल में मौजूद रहते हैं, हवा, पानी, भूमि, भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये यौगिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। यह मानव पशु उत्तकों के लिए संचित होता है। जैव प्रदूषकों के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन, परसिस्टेंट ऑन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या कुछ ब्रोमीन जलवा ब्रोमिनेटेड फ्लेम चिरस्थायी करते हैं। धातु है कि नैनो कण उत्सर्जित होने वाले जल, मृदा, वायु आपको संदूषित करते हैं। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला जिसे नैनो पदार्थ जीवाणु ग्रहण पूरी खाद्य पदार्थ को प्रभावित नहीं कर सकते। ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, पैराबैंगनी किरणें, ये इनको नुकसान पहुंचते हैं। कम से कम छोटे होते शोषण करते हैं। माइक्रोन 5 माइक्रोन से लगभग 2.5 माइक्रोन जो नेसल मेम्ब्रेन के द्वारा रोके नहीं जा सकते, उसके परिणाम स्वरूप श्वसन के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। आपका जैसे 2.5 PM 2.5 से छोटा हो गया तो उसको फिर वो आपका जो नेसल मेम्ब्रेन है तो फिर वो फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। 5 माइक्रोन से निलंबित होकर के कर्णनासिका झिल्ली में फेफड़ों को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर वो नुकसान आपका करेंगे ही। अब देखिए, स्वचालित वाहनों के निर्यातक के सबसे बड़ा अविषालु धातु कौन सा है, तो सबसे बड़ा अविषालु धातु आपका लेड। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। पेट्रोल में शीशे के योग संबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने के लिए स्रोत कौन सा है, तो इसको विषाक्तता उत्पन्न करने के लिए आपका पगलैंड इकाइयाँ और तीसरा आपका पेंट, ये आपका थर्ड है। निम्नलिखित विकल्पों में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयों पेंट धारों से पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलने वाली शीशे की मात्रा अधिकतर सुरक्षित हो जाए। दीवारों को छोटे गलन चीज़ों शीशे के संपर्क में आ जाते हैं। शीशे की अधिक मात्रा मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिकाओं के लिए पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए पारा आपका मिनीमाता, कैडमियम, इटाइटाई, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब जब ब्लू बेबी सिंड्रोम का देखें तो उसकी जो छोटे उनके बच्चे रहते हैं, अगर इनको इटाई नाइट्रेट आयन की कमी है तो उनका ब्लू हो जाता है, पूरा नीला की तरह हो जाता है। फ्लोराइड आयन से आपका फ्लोराइड से क्या होता है, आपका इनेमल होता है। जो फ्लोराइड, ये आपके बताता हूँ, फ्लोराइड जैसे जो आपका टीथ होती है, ये टीथ है, ये टीथ में इनेबलिंग करता है। जो हल्का पीलापन रहता है वो सबसे पहली बात तो हार्ड होता है ये इनेमल जो आपका होता है। दूसरी बात, इसको हल्का पीला कलर रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि उसमें आपको प्रोटेक्शन करता है। अगर उसकी एक्सेस मात्रा हो जाएगी तो वो एनिमल प्रभावित कर देगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उसको विचार कीजिए। लिपस्टिक शीशा रहता है, शीतल पेय में ब्रोमियन वनस्पति तेल रहता है, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। यस, तीनों पार्ट इसका सही है। आपका जैसे लिपस्टिक, मोम, तेम ऑक्साइड, इसमें इमुलेंट्स होते हैं। जो इसमें लेड कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के लिए आईक्यू को प्रतिकूल प्रभावित कर सकता है। ब्रोमियम वनस्पति, बियो वनस्पति के रूप में ब्रोमियम शीतल इसका प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें देखिए आपका एस्बेस्टस का धूल आपका फेफड़ा के लिए नुकसान करता है। आपका ए का 3, तो ए का 3 में आपका BC पर रहता है। इसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड D का 4, ए का 3, D का 4, इस हिसाब से B आपका ए का 3, B का 1, C का 2 और ये मैच कर गया। तो इसी तरह से आपका अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किडनी लीवर को करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर, धूल के कण श्वसन, शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, शीशा जो होता है उसी तो नर्वस सिस्टम आपको प्रभावित होता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत में इस्पात उद्योग के लिए द्वारा मुक्त किए जाते हैं, तो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त क्या किए जाते हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कौन सा पार्ट है, D पार्ट।
भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, CO2 चारों में सम्मिलित होता है। ब्लास्ट फर्नेस सिंटरिंग मशीन के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनाजों में तिलहनों में उपयुक्त रूप से कौन सा होता है आपका? उसमें क्या पड़ जाता है जो नष्ट नहीं होता? एंटीऑक्सीडेंट फफूंदी पड़ जाती है। घरेलू उत्पादों में जैसे गद्दों, फर्नीचर, गद्दियों, ब्रोमीन युक्त ज्वालामंधकों में किया जाता है। इसमें पर्यावरण को निम्नीकरण, उच्च प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। इसमें मनुष्य पशु संचित हो सकते हैं। यस, दोनों पार्ट सही इसका। इसमें क्या कहते हैं? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण के आकार होते हैं। तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों के आकार होते हैं जो आपका 5 माइक्रोन होते हैं। जब इसका 2.5 माइक्रोन से कम हो जाता है तो वो नस्ल के अंदर जो 5 माइक्रोन रहते हैं वो तो हम लोग रोक लेता है, लेकिन 2.5 माइक्रोन जो होते हैं उससे छोटे रहते हैं तो फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक नैनो कणों के बारे में बताइए। वे पर्यावरण में संचित हो जाते हैं और जल मृदा में को संदूषित कर देते हैं। ये पार्ट तो सही है। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा ये क्या है? ये मूलकों के उत्पादन को भी विनियोजित कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट सही है इसके। आपको नैनो कण से उत्सर्जित मृदा प्रदूषण तो वायु प्रदूषण कर सकते तथा ये कष्ट। अब आपका ये पार्ट है कि आपका विविध। विविध में क्या थे? अभी तक जितने आपने पढ़े हैं उन सब के लिए आपका है। इसमें क्वेश्चनिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपका जैसे एस्बेस्टस फाइबर घिरे वातावरण में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है जो फेफड़ों के लिए रंग, जैसे एस्बेस्टस जो होता है आपका मतलब जो आप सीमेंट वाले पत्रा देखते हैं, जिसको टीना देखते हैं, वो सबसे एस्बेस्टस जिसमें क्या होता है फेफड़ा नामक रोग होता है। आप देखते होंगे जो सीमेंट की बोरी उठाते हैं वर्कर्स, उनके अंदर धीरे धीरे अंदर उसके अंदर फेफड़े के अंदर वो सब चले जाते हैं कण। तो जब वो कंटिन्यूस 4-5 साल 8-10 साल तक उस फैक्ट्री में रहते हैं, उस प्लेस में रहते हैं, तो उनको नामक वो हो जाता है। इसको मिसोथेलेमिया कहते हैं, नामक कैंसर हो जाता है। एस्बेस्टस, DDT, प्लास्टिक प्रदूषण के ऐसे कारक है जो अपघटित नहीं होते, मतलब ये अपघटित नहीं होते, जो एक जलीय रूप में अपघटित होता है। लालिना एक मौसमी कार्य जो प्रशांत महासागर में, देखो एल नीना और लालिना। एल नीना क्या करता है? हॉट, और लालिना क्या करता है? आपका कोल्ड। उत्तर भारत में असाधारण ठंड होती है। तो लालिना के कारण क्या आपका होता है? प्रशांत जो लालिना और एल नीनो है, प्रशांत लालिना के एल नीनो के कारण, देखो एल नीना के कारण हॉटनेस होती है प्रशांत महासागर, और लालिना के कारण ठंडी पड़ती है। सरसों के बीच में आप सब समान अर्जुमोन मोसिका होते हैं। इसको डाप्सी महासागर में फैला जाता है। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार का जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उसमें शामिल कार्बनिक नष्ट किया जाता है। ठोस अपशिष्टों में निपटान में नवीन पर्यावरण तकनीक के द्वारा अपघटन पायरोलिसिस एवं प्लाज्मा गैसीकरण के द्वारा होता है। इसमें से 8000 से 1 सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें आपका 407 इस तकनीक में 704 सेंटीग्रेड से अधिक अपशिष्ट पदार्थों के लिए आपका H2CO CO2 परिचित किया जाता है। उष्मा शक्तियों के संयोजन कोयला दहन के फलस्वरूप आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सल्फर ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायु करुण के लिए आपका हाइड्रोजन मिश्रित संपटित या CNG का उसमें प्रयोग करते हैं। आपको देखिए इसमें ये हाइड्रोजन CNG में 18 से 20% 5वें भाग मिलाए जाते हैं। CNG की तुलना में यह CNG उपलब्ध कराना तकनीक भी अपेक्षाकृत महंगी होता है। अब देखिए कौन सा प्रदूषण जो अपघटित नहीं होता आपका, जो कौन सा प्रदूषण जो जैविक रूप से अपघटित होता है, तो जैविक रूप से अपघटित होते हैं एस्बेस्टस, प्लास्टिक, DDT ये सब अपघटित होने वाले हैं। 2012 में आपका क्या आया था? लालिना के कारण आपका क्या होता है? कोल्डनेस होती है, और एल नीनो के कारण आपका हॉट होता है। सरसों के बीज में अब निश्चित रूप से सामान्यतः निम्नलिखित किस प्रकार को लाया जाता है? इसमें अर्जुमोन के बीज के द्वारा। अब देखिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कहते हैं? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। निम्नलिखित संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के क्या होता है? जिसमें आपका ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के लिए आप क्या कहते हैं? अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी
देखिए निम्नलिखित में से विचार कीजिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें से कौन सा उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के लिए उत्सर्जित करता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो इसके पार्ट में आप क्या करेंगे, कोयला दहनों में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और वायुजनित अकार्बनिक कार्बन जैसे फ्लाई एश और एस, क्या क्या इसमें निकलता है? देखो जो आपका जो इसमें इंडस्ट्रीज हैं, इसमें उसमें शक्तियाँ को जो उत्सर्जन कोयला दहन करते हैं तो उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, इसके अलावा आपका एस्बेस्टस, छोटे छोटे पार्टिकल इसमें वो सब भी निकलते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लाई एश और कालिक, ये चीज़, ये तीन तो कॉमन है। अब देखिए अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें देख लीजिए ए का 3 के हिसाब से आपका ये, अब ये बी सी में से 2 पार्ट है, अब बी का 2 4 हीमोग्लोबिन के साथ से जितने कार्बन मोनोऑक्साइड, सी का 2, सी का 2, तो सी का ए का 3, सी का 2, ये सी पार्ट हो गया। अब इसे अब मैच करें, अम्ल वर्षा, सल्फर ऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक बंध और समृद्ध हाइड्रोजन, और देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोजन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 लेयर होती है, जैसे आप देखते हैं डालडा घी देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं डाबर का जो घी आता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोजन होता है। जब सैचुरेटेड ऑयल जो होता है तो वो संतृप्त होता है, उसकी दोनों लेयर फिक्स बंधी हो जाती है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है उसकी एक ही लेयर रहती है, एक लेयर वो पेयरिंग के लिए मतलब वो अर्ली रहता है, और जो सैचुरेटेड होते हैं वो कंप्लीट उसके बॉन्डिंग पूरी हो जाती है, जब उसमें दोनों लेयर होते हैं कंप्लीट बॉन्डिंग हो जाती है, तो जो आपका जैसे डालडा घी होता है वो सैचुरेटेड में आ जाता है, तो वो सब खाने से आपका नुकसान होता है। हमको जैसे मानव को अनसैचुरेटेड खाना चाहिए, जिसमें आपका जैसे जो हल्के तेल, जैसे देसी घी हो गया, ये सब जो हल्के तेल होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको खाने से क्या होता है वो जल्दी आपका पाचन हो जाते हैं, इसलिए वो सब हार्ड होते हैं। आपको इस सब चीज़ का उपयोग हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसमें महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादन के लिए आरंभ किया गया, ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए? निम्नलिखित में किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड प्रैक्टिसिजन किया गया है? तो R2 इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका था, इलेक्ट्रॉनिक्स कोड प्रैक्टिसिजन में उपयोग करते हैं। सार्वजनिक परिवहन बसों में ईंधन के लिए हाइड्रोजन संयंत्र CNG इस्तेमाल करने वाले प्रस्ताव को समझिए। तो CNG वाले में आपका कौन से इस्तेमाल करते हैं, आपका देखिए CNG वाले में आपको यहाँ से R2 जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, इसमें आप एक चीज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड या कभी कभी पूछ लेता है EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप लोग समझ लीजिएगा उसका फुल फॉर्म। देखिए सार्वजनिक परिवहन के बसों के लिए निम्नलिखित में हाइड्रोजन संबंधित हाइड्रोजन CNG इस्तेमाल करने के लिए प्रस्ताव में समझिए। CNG इस्तेमाल मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को विलोपन करता है, कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं। हाइड्रोजन CNG में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है, यस। बसों में ईंधन के लिए CNG हाइड्रोजन आयन के लिए 5वें हिस्से के लिए प्रयोग करते हैं, यस। CNG कम ईंधन खर्चीला होता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये तो अभी नई जो देखिए जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी रहती है, जिस हिसाब से समय के साथ रहते तो टेक्नोलॉजी जब सब फैमिलियर हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी अवेयर, तो स्टार्टिंग के टेक्नोलॉजी में यू शुड मस्ट बी अवेयर बिकॉज देयर इज सम लूप होल्स, उस लूप होल्स को पता करने में कुछ समय लगता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब आप एडॉप्ट करते हैं वो सिंपल रहती है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस आप उसको बड़ी चीज़ समझते हैं। निम्नलिखित में से कुछ वैज्ञानिक
पश्चाम बेग विरल जो मेरे तकनीक को समझने के लिए सल्फेट वायुवलित का सुझाव करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ कहता है विरल तकनीक इसमें संपाद जो समता मंडल है उसमें प्रयोग करते हैं। तो उसमें के लिए कहता है भूतापीय मंडल को कम करने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं। ये आपका टॉपिक हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।